मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के नए उपराष्ट्रपति बनने पर जगदीप धनखड़ को दी बधाई। जगदीप धनखड़ को मिली है बहुमत। विधानसभा अध्यक्ष ने कालागढ़ पहुंचकर निकाली तिरंगा यात्रा। स्कूल बच्चे और स्थानीय लोग रहे तिरंगा यात्रा में मौजूद। सितारगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया झंडा विक्रय केंद्र। लोगों में दिख रहा उत्साह, बढ़ चढ़कर खरीद रहे तिरंगा। सरकारी सिस्टम के बीच फंसा बुजुर्ग काट रहा दफ्तरों के चक्कर। 1 साल से चक्कर काटने पर भी नहीं हो रही कार्रवाई। IND 24 ने प्रमुखता से उठाई बुजुर्ग की आवाज। और भारी बारिश से चमोली में जनजीवन अस्त व्यस्त। ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह हुआ बाधित। पिंजर नदी का बढ़ा जलस्तर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में मोबाइल कनेक्टिविटी विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में 1202 मोबाइल टावरों को मंजूरी मिली है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा दिलाया है। सीएम धामी ने, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी। सीमांत जनपदों को इसका फायदा मिल सकेगा। इसके साथ ही पर्वतीय जिलों और मैदानी जिलों में कनेक्टिविटी की समस्या दूर होगी। तो उत्तराखंड में मोबाइल कनेक्टिविटी विस्तार होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, एक बड़ा फैसला है, कनेक्टिविटी विस्तार अब उत्तराखंड में हो सकेगा। क्या जानकारी इसको लेकर, किस तरीके से दिशा निर्देश मिले हैं? प्रशंसा, देखिए, एक बहुत अच्छी पहल होगी राज्य सरकार पर, और क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद है, 3 पर दिल्ली का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री से कल उन्होंने मुलाकात की थी। इसके चलते उन्होंने ये समस्या रखी थी और ज्ञापन सौंपा था उन्हें कि उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं, चाहे वो मैदानी इलाकों के गांव हो या फिर पहाड़ी जिलों के गांव हैं, जहां पर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा पुअर रहती है। उसके अलावा जो 3 सुदूरवर्ती जिले हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर हो गया और उत्तरकाशी हो गया, चमोली भी उसमें सम्मिलित है। ये वो सुदूरवर्ती जिले हैं जिनके जो बॉर्डर एरियाज हैं, उन बॉर्डर एरियाज में मोबाइल ना होने की वजह से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। वहां के लोग संचार से बहुत अलग हैं, उनको मोबाइल का इस्तेमाल वो नहीं कर पाते हैं। इसके चलते एकदम कहा जाए कि माफ कीजिएगा, यूं कहा जाए कि वो दुनिया से कटे हुए हैं। अब 1202 टावर लगाने की सहमति दी है केंद्र द्वारा, और प्रत्येक टावर है उसकी जो लागत आएगी, उस लागत वो लगभग करोड़ की लागत होगी। तो ये टावर जब लगेंगे, तौर पर जो सुदूरवर्ती इलाके में जो लोग रह रहे हैं, बॉर्डर इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, वो संचार क्रांति को ले पाएंगे, संचार क्रांति का लाभ उनको मिल पाएगा, और उससे कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्टिविटी आसानी से मिल पाएगी। उसके साथ ही जिन गाँव का मैंने जिक्र किया, जो मैदानी इलाकों में गाँव है, अंदर कई गाँव होते हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, तो लोग पर बात नहीं कर पाते। तो अब अगर जब टावरों की तादाद ज्यादा होगी, कनेक्टिविटी की, तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होता नजर आएगा। बिल्कुल, मोबाइल कनेक्टिविटी काफी मजबूत होने की जरूरत भी है। जिस तरीके से हम देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, सीमांत क्षेत्रों का जिस तरीके से आपने जिक्र किया कैलाश, अगर बात करें तो किसको ये जिम्मा सौंपा गया है टावर लगाने का? प्रशंसा, अपना सवाल बताएंगे आप दोबारा? कैलाश, जो 1202 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, इसका जिम्मा किस कंपनी को सौंपा गया है? देखिए, ये किस को सौंपा जाएगा मुश्किल है, लेकिन हाँ, सरकार द्वारा प्रयास किया शुरू हो चुका है, पहल शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री द्वारा, और तौर पर टेंडर 3 होते हैं, तो टेंडर भी कम
तो उत्तराखंड में मोबाइल कनेक्टिविटी विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में 1202 मोबाइल टावरों को मंजूरी मिली है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा दिलाया। तो चलिए कैलाश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके साथ जब कल बातचीत हुई थी तो कई अलग मुद्दों पर चर्चा की गई थी और मुख्यमंत्री ने ज्ञापन सौंपा जिसमें स्पष्ट ये मांगे थी कि इन मांगों को त्वरित प्रभाव पूरा किया जाए। क्योंकि पिथौरागढ़ की मैं बात, चमोली की बात करूं या फिर अन्य जिले हैं बात की जाए, उत्तरकाशी की बात की, ये तमाम ऐसे जिले हैं जो चीन से लगते सीमा है इन तमाम जिलों की, और इन लोगों को काफी दिक्कतें यहाँ पर आती हैं क्योंकि कई बार सुरक्षा कारणों का हवाला इससे पहले की सरकारों ने दिया, जिसके चलते इन लोगों को मोबाइल टावर्स की जो सुविधा है वो नहीं मिल पाई। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इसको बड़ी ही संजीदगी से लिया है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो सुदूरवर्ती इलाकों में जो पहाड़ के जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर संचार क्रांति के माध्यम से जुड़ पाए संचार क्रांति से, क्योंकि एक बहुत विडंबना है कि लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो पलायन में मुख्य कारण एक मोबाइल भी है या फिर दूर संचार भी है। तो दूर संचार की अगर सुविधाएं वहां के लोगों को मिलेगी तो न सिर्फ वहां पर लोगों को ये कनेक्टिविटी मिलेगी, सुरक्षा की दृष्टि से प्रशंसा इस बात पर गौर देना होगा, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। क्योंकि चीन की हम बात करें, पड़ोसी देश है, वो लगातार बॉर्डर एरियाज तक अपनी सड़कें पहुंचा चुका है और हमारे कई बार सेना के जो जवान होते हैं दूरस्थ इलाकों में नहीं रह पाते, थोड़ा उनको बंकर बनाने पड़ते हैं, और जो हमारे पहाड़ क्षेत्र के जो लोग हैं जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं वो अपने मवेशियों को चराने के लिए कई बार दूर दराज तक जाते हैं, जहाँ कई मूवमेंट्स वो लोग देख सकते हैं दुश्मनों के। तो जाहिर तौर पर अगर वो लोग संचार क्रांति से जुड़ेंगे तो इसका कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टि से भी ये चीज बहुत महत्वपूर्ण इस प्रदेश के लिए मानी जाएगी और देश के लिए मानी। बिल्कुल कैलाश, कोई समय सीमा सामने आ पाई हो कि कब तक मोबाइल टावर स्थापित कर दिए जाएंगे? कोई समय सीमा रखी गई है क्या? देखिए समय निर्धारित नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरीके से कल एक हरी झंडी मिल गई है तो जाहिर तौर पर समय होगा, जो फॉर्मेलिटीज होगी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी। जगहों का चिन्हीकरण सबसे बड़ी बात होती है कि चिन्हीकरण किया जाएगा कि कहाँ पे टावर लगते हैं, जगह जमीन वहां पर कहीं भूदशाओं तो जमीन पर नहीं। तो ये तमाम और निरीक्षण जो होता है किया जाता है, किसी भी कंपनी द्वारा सर्वे किया जाता है और सर्वे के बाद ही जब सब चीजें माकूल हो जाती हैं उसके बाद टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं और तब जाकर इस प्रोसेस को शुरू किया जाए। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में बड़े शहरों का विस्तार होगा। शहरी विकास मंत्री ने टाउनशिप विकसित करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, देहरादून से उत्तराखंड में बड़े शहरों का विस्तार किया जाएगा, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। आवास विकास विभाग पॉलिसी तैयार करेगा। पॉलिसी पूरी होने पर कैबिनेट में ये पॉलिसी रखी जाएगी। प्रदेश में इससे पहले आपको बता दें नई टाउनशिप के लिए नीति नहीं लाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, बड़े शहरों का विस्तारीकरण अब किया जाएगा, टाउनशिप विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से इसकी तैयारी रहेगी? देखिए जो शहरी विकास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो नई टाउनशिप है, नई टाउनशिप को डेवलप करने के लिए अब प्लानिंग की जाए और जो आवास विकास विभाग है वो इस काम को करेगा, उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और प्रशंसा मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार इस राज्य में रहा है कि शहर के अलावा नई टाउनशिप को डेवलप किया जाए, जिसके लिए जो बड़े बड़े जो शहर हैं उन शहरों नजदीक जो जमीन होती है बड़े स्तर पर उस जमीन को चिन्हित किया जाता है और उसके बाद वहां पर नई टाउनशिप को डेवलप किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस उत्तराखंड में पहली बार होने जा रहा है, जिसको लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। इसमें खुद मंत्री मौजूद थे, जो विभागीय जो सचिव थे वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं और इसके लिए बजट कितना होगा, बजट पर भी यहाँ पर चर्चा की गई। उसके अलावा एक समय निर्धारित की गई है विभाग कि आप तुरंत इस पर प्लानिंग कीजिए, तुरंत आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए और जब ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उस ड्राफ्ट कैबिनेट में शामिल किया। कैबिनेट जब इस पर चर्चा कर कैबिनेट जब हरी झंडी देगा तो उसके बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस करना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये पहल भी अब सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ये पहल अब शुरू होती है तो जो शहरों में सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी
कि शहरों में जिस तरीके से पलायन करके जब लोग आते हैं तो शहरों में आपाधापी हो जाती है, शहरों में भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन जब नए शहर बसाए जाएंगे तो हर शहर का जो अस्तित्व है, अस्तित्व बरकरार है। अगर मैं राजधानी देहरादून की बात करूं तो राजधानी देहरादून में पहले के सापेक्ष अगर 20 सालों की हम बात करें कि जब राजधानी बनी थी देहरादून, उस वक्त जो भीड़ थी कम थी, और आज जो जनसंख्या है, जनसंख्या लाखों में पहुंच गई है। कंक्रीट जंगल जगह जगह पूरे शहर बन चुके हैं। जो ग्रीनरी के लिए फेमस देहरादून था, अपनी आबो हवा के लिए देहरादून फेमस था, लीची और बासमती की फसलों के लिए राजधानी देहरादून फेमस थी, वो आज चीजें विलुप्त हो रही हैं। तो ये चीज तभी संभल पाएंगी जब नए शहरों का विकास करके नए शहर आप बनाएंगे, और उसके लेकर ही इस प्रयास को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल कैलाश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि नए शहर अगर बनाए जाएंगे तो इसके कई लाभ हैं। अगर हम बात करें, अगर जिक्र करें तो अगर देखें तो जिस तरीके से प्रदूषण होता है, पलायन होता है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया वो भी कम होगा, और अगर ओवरऑल देखें तो प्रदेश का विकास तेजी से हो सकेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, जब किसी भी नए शहर का निर्माण होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो पैसा केंद्र या वर्ल्ड बैंक से सहायता के रूप में किसी भी राज्य द्वारा लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जब इस तरह का निर्माण होता है तो हजारों की और लाखों की तादाद में ऐसे कई लोग होते हैं जिनका रोजगार चलता है, चाहे वो छोटे ठेले वाले दुकानदार हो, होटल कर्मी हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यापारी हो, पर सीमेंट, लोहा या फिर अन्य जो चीजें हैं, उन तमाम चीजों से जो व्यापारी हैं, या लेबर क्लास है, या जेई है, उस इंजीनियर्स हैं, ऐसे तरह के लोग हैं जिनका रोजगार यहाँ पर चलता है और चलेगा भी। तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं। एक और सरकार ने कहा था कि हम रोजगार मुहैया कराएंगे, और ये जरूरी नहीं कि रोजगार सरकारी रूप में हो, अप्रत्यक्ष तौर पर भी हम रोजगार दे सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष तौर का एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर यह है कि अगर नई शहर का अगर निर्माण होता तो उसमें हजारों लाखों युवा होंगे, अन्य लोग होंगे जिनको रोजगार मिल पाएगा अलग अलग। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां हरीश रावत 18 अगस्त को सीएम आवास पर उपवास रखेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर ये उपवास वो रखेंगे और एक तरफ से कहा जाए तो विरोध करते हुए नजर आएंगे। तो हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की देरी को लेकर उपवास रखा जाएगा। हरीश रावत पहले ही आपको बता दें कई मुद्दों को लेकर सरकार के विरुद्ध उपवास रख चुके हैं, और हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा देहरादून से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का देहरादून दौरा है। आज शाम 3:30 बजे स्मृति ईरानी देहरादून पहुंचेंगी। देहरादून बीजापुर गेस्ट हाउस में विधायक और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। शाम लगभग 4 बजे रक्षाबंधन सेलिब्रेशन प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगी। तो देहरादून के हाथीबढ़ कला के सर्वे स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधायक समेत भाजपा कार्यकर्ता रक्षाबंधन सेलिब्रेशन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी देहरादून के दौरे पर आज रहेंगी। शाम 3:30 बजे स्मृति ईरानी देहरादून पहुंच जाएंगी। देहरादून बीजापुर गेस्ट हाउस में विधायक और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की जा सकती है, और इसके बाद वो रक्षाबंधन सेलिब्रेशन प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। इस सेलिब्रेशन में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और विधायक मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी देहरादून के दौरे पर आज रहेंगी। शाम 3:30 बजे स्मृति ईरानी देहरादून पहुंच जाएंगी। बीजापुर गेस्ट हाउस में विधायक और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन प्रोग्राम में भी वो शिरकत करेंगी।
देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम धामी की ये मुलाकात हुई है। सीएम धामी ने पुलिस की आवासीय सुविधा के लिए 50 करोड़ का विशेष पैकेज मांगा है। निर्भय फंड और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए भी धनराशि बढ़ाने की मांग उन्होंने की है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना में राज्य को बता दें प्रति वर्ष 20 करोड़ मिलते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम धामी ने ये मुलाकात की है। सीएम धामी ने पुलिस की आवासीय सुविधा के लिए 50 करोड़ का विशेष पैकेज मांगा है। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां चमोली जनपद में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से लगातार सड़कें अवरुद्ध होने की तस्वीरें जगह जगह से मिल रही हैं। कर्णप्रयाग, ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग 3 अलग अलग जगहों पर अवरुद्ध होने से पिंडर घाटी की लाइफलाइन कहीं जाने वाली सड़क फिलहाल अवरुद्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नलगांव और पंती के समीप मलबा आने से राजमार्ग बाधित चल रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें भी बारिश के चलते लगातार अवरुद्ध हो रही हैं। बीआरओ के द्वारा जेसीबी मशीन भेजकर राजमार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून से खबर है, जहां राज्य के 3,38,000 किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 31 जुलाई तक केवाईसी की अंतिम तारीख तय की थी, जबकि 9,14,000 किसानों में से केवल 5,76,000 किसानों ने ही अभी तक केंद्र के पोर्टल पर केवाईसी करवाई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने फिर से 15 अगस्त तक आखिरी मौका दिया है। बचे हुए 3,38,000 किसानों ने अगर 15 अगस्त तक केवाईसी नहीं करवाई तो उन्हें किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकेगी। इसको लेकर कृषि सचिव ने बताया कि वह सभी जिला अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और 15 अगस्त तक संभवतः सभी किसान केवाईसी करवा लेंगे। सारे 100% हमारे जिलाधिकारियों ने इसको भरवा दिया है। अब केवाईसी सिर्फ हमारा बचा हुआ है, वो भी 15 अगस्त तक कोशिश हम लोग करेंगे कि मैक्सिमम उसमें हम लोग कर दें। वो सभी डीएम से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, उससे संवाद हमारा है वो हो जाए। उत्तराखंड सरकार राज्य सरकार की योजनाओं के साथ केंद्रीय योजनाओं को जोड़कर बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन आगामी दिनों में प्रदेश स्तर पर कुछ नई योजनाओं पर काम करने जा रही है। देहरादून में आयोजित पीसीयू की बैठक में 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए हैं कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में पीसीयू के माध्यम से स्टेशनरी क्रय की जाएगी। गंगोत्री का गंगा जल अब पीसीयू के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाया जाएगा। अमृत महोत्सव वर्ष में मोदी जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में एक सहकारिता को बहुत आगे ले जाने की जो योजना है, उसके तहत कल पीसीयू की एक बैठक प्रबंधन समिति की देहरादून में हुई। उसमें बहुत सारे निर्णय हुए, जिसमें पीसीयू का प्रशिक्षण अभियान, पीसीयू का जो परिसंपत्ति विवाद था उसका निपटारा हो चुका है, वो हमें मिलने वाली है। रुड़की के खंड विकास सभागार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। शिविर में महिला समूहों को सरकार की योजनाओं की जानकारियां दी गई। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जो महिलाएं घर पर काम करना चाहती हैं, सरकार उनकी सहायता कर रही है। साथ ही स्टेट डायरेक्टर राम नारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देना है।